हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस में। आज का जो हमारा ज्योग्राफी के अंतर्गत जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है सौर मंडल। सौर मंडल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी महत्ता आपको तब समझ में आएगी जब वीडियो के अंत में हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। जनरली क्या होता है, हमें हमारी तैयारी के दौरान कुछ छोटे छोटे बिंदुओं को हम मिस कर जाते हैं, बट इस वीडियो में हम उसे कवर करने की कोशिश किए हैं सो दैट आपका कोई भी छोटा से छोटा क्वेश्चन ना छूटे। यह जो वीडियो है आपके आगामी 67th बीपीएससी प्रिलिमिनरी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज की सेशन की शुरुआत हम मून की फेजेस से करेंगे जिसे हम फुल मून और न्यू मून कहते हैं। जनरली मून की हम फेजेस को अगर मंथ में अगर मून की फेजेस को डिवाइड करें तो दो टर्म से आप बहुत ही फेमिलियर होंगे। एक है फुल मून जिसे हम पूर्णिमा बोलते हैं और एक है न्यू मून जिसे अमावस्या बोलते हैं। अगर मून की वो कंडीशन जब वो मून फुल्ली इल्यूमिनेटेड दिखे तो उसे हम क्या बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं। ये आप जानते होंगे। जस्ट एक हम इसे आपको रिवाइज कर रहे हैं। ये आप पिक्चर देख सकते हैं। ऐसी कंडीशन को हम फुल मून बोलते हैं अर्थात पूर्णिमा बोलते हैं। वहीं न्यू मून अर्थात अमावस्या, जब मून की कंडीशन अर्थात अब बाहर जब निकलेंगे तो पूरा डार्क डार्क होगा, वैसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। अब आती है बात खगोलीय पिंड की। खगोलीय पिंड कहते किसको अर्थात सेलेस्टियल बॉडीज हम किसको कहेंगे? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसको हम क्या कहेंगे, खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं अर्थात आसमान में चमकने वाली वो सभी वस्तुएं को हम क्या बोलेंगे, खगोलीय पिंड अर्थात सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। तो चलिए अब दूसरी बिंदु है वो है तारा अर्थात स्टार हम किसको कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंडे बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है। इनके पास क्या होती है, अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को ही हम क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं। और उसका एक जो एग्जाम्पल है वो क्या है, सूर्य। सूर्य भी एक तारा का एग्जाम्पल है, राइट। जो सूर्य है ये क्या है, तारा का आपको एग्जाम्पल है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य क्या है, सो द सूर्य, द सन इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टार। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ये एक ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, अब इस पिक्चर को देने के पीछे क्या रीजन है? अब आज के समय के जैसा, जैसे आज हमारे पास वॉचेज होते हैं लेकिन पहले के समय में ऐसा होता नहीं था। पहले के समय में लोग ना अपने एक्सपीरियंस बेस और फिजिकल मार्किंग के बदौलत लोग टाइम बताते थे और डायरेक्शन बताते थे। तो जनरली क्या होता है कि अब तो हम हमारे पास कंपास है, वॉचेस हैं जिसके बदौलत हम डायरेक्शन और ये दिखा टाइम दिखाते हैं। लेकिन पहले लोग तारा को देखकर, सूरज की परछाई को देखकर समय बता देते थे। तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है कि द डायरेक्शन इन विच अ स्टार लाइटेंस मोस्ट, जो एक ऐसी डायरेक्शन जिसमें मोस्ट लाइटेंड स्टार होती है उसको हम क्या बोलेंगे। तो चलिए हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में की दिशा में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे हम ध्रुव तारा अर्थात पोल स्टार भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। तो आप, अगर हम ये पोल स्टार को पहचानने में सक्षम हैं तो आप बता सकते हैं कि उस पोल स्टार की तरफ अगर आप खड़े हैं तो इसका मतलब है कि आप उत्तर की ओर डायरेक्शन करके खड़े हैं। सो रेस्ट ऑफ द डायरेक्शन यू कैन इजिली टेल। सो पोल स्टार की डायरेक्शन क्या होती है, ये हमेशा उत्तर की ओर होती है। सो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि पोल स्टार की डायरेक्शन क्या होती है। तो हमारा बताने के पीछे उद्देश्य यही है कि पोल स्टार की डायरेक्शन को आप जानें। अब अगला जो है वो है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है? रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं और यही डिफरेंट डिफरेंट जो शेप होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल बोलते हैं। आप जब आसमान में देखिएगा तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको शेप नजर आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल बोलते हैं। और अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र में मंडल है। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है तो आप कह सकते हैं कि यह एक नक्षत्र मंडल है। अगला है ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं अर्थात प्लैनेट किसे कहेंगे? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती है। जो ग्रह होता है वो क्या होता है, तारों के प्रकाश से लिटिन होती है। ऐसे पिंडों को हम ग्रह कहते हैं अर्थात वैसे खगोलीय पिंड जिनकी में अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते हैं
वो तारों से प्रकाशित होते हैं, उसको हम ग्रह बोलते हैं अर्थात प्लैनेट बोलते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। आपको मालूम ही है कि पृथ्वी का अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन है, तो वो आंसर होगा हमारा सूर्य, बिकॉज सूर्य इज नॉट अ प्लेनेट, सूर्य इज अ स्टार। स्टार क्यों है? क्योंकि आपको हम स्टार के डिफिनेशन में बताए थे कि सूर्य स्टार वैसे खगोलीय पिंड है जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, और लेकिन वही प्लेनेट को अगर बात करें तो इसकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है। ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है, और सूर्य क्या है? एक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अब आपको यहाँ जो बोल रहा है कि अगर आप पृथ्वी को चंद्रमा से देखिएगा तो ये भी एक प्रकाशमान ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा। कौन? पृथ्वी। पृथ्वी प्रकाशमान ऑब्जेक्ट की तरह क्यों दिखेगा? बिकॉज पृथ्वी एक प्लेनेट है। सो प्लेनेट है तो जो सन की रोशनी आ रही है और जो पृथ्वी पर पड़ रही है, अगर यहाँ सन है और ये पृथ्वी है, अगर आप इसको चंद्रमा से देखेंगे तो ये भी क्या होगा? प्रकाशमान दिखेगा। ये अर्थ भी जो है प्रकाशमान दिखेगा, बिकॉज यहाँ से जो रोशनी इस पर पड़ रही है, इसकी बदौलत ये प्लेनेट अर्थ इज अ प्लेनेट जस्ट बिकॉज ये तारा की अर्थात सन की रोशनी से जगमगाएगा। तो आपको अभी चूंकि आप यहाँ सन पर हैं इसलिए आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को आप इजीली देख सकते हैं। अतः अगर आपसे ये पूछे कि क्या अगर हम चंद्रमा पर से अगर पृथ्वी को देखें तो ये प्रकाशमान दिखेगा, तो आंसर होगा यस, यह प्रकाशमान दिखेगा, बिकॉज यह भी एक प्लेनेट है। अब आप यहाँ देखिए हमारे सौर मंडल में टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है? हमारे सौर मंडल में टोटल ग्रहों की संख्या 8 है, पहली चीज। दूसरा, अगर आप इसको सन, यह ये है आपका सन, और यहाँ से आपको एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, सो आपको याद होना चाहिए कि सन से डिस्टेंस के साथ अर्थात सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की क्रमानुसार क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ग्रह हैं कौन कौन, 8 ग्रह कौन कौन हैं। तो वो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं, और ये इनकी जो सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस दिया गया है, अर्थात सूर्य से नज़दीकी के अनुसार इनका दूरी क्या है। तो जो सबसे नज़दीक जो है, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, वो कौन है? मरकरी अर्थात बुध है। वही उसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है? बुध के बाद शुक्र का नंबर आता है। आप देखिए यहाँ शुक्र राउंड कर रहा है सूर्य को। तो सूर्य से जो सबसे नज़दीक का ग्रह है वो है मरकरी अर्थात बुध। दूसरा नज़दीक ग्रह है वेनस अर्थात शुक्र। तीसरा नज़दीक ग्रह है पृथ्वी। सूर्य से तीसरा नज़दीकी ग्रह है पृथ्वी का, और चौथा मंगल का, पांचवा बृहस्पति का, छठा शनि का, सातवां यूरेनस का, और आठवां नेपच्यून का। सो आपको कभी कभी एग्जाम में इस तरह से अरेंज करने के लिए दे देगा कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का दूरी निर्धारण कीजिए। तो आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, तो आप इसे याद रखिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये फिगर को आप देखिए और इसे आप नोटबुक में अपने ड्रॉ कीजिए, सो दैट आपको इजीली याद हो। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नज़दीक में कौन है? बुध। उसके बाद वेनस शुक्र, और शुक्र के समान ही है अर्थ। सो दोनों आसपास, हमेशा दोनों आसपास, पहला बुध, फिर शुक्र, फिर अर्थ पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, और लास्ट में कौन है? नेपच्यून। अब जो है हम देखते हैं, अब वो तो हमारा दूरी के अनुसार है। अगर हम इसको साइज के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि सबसे बड़ा साइज के अनुसार कौन है? तो यहाँ हम आपको दिए हैं साइज के अनुसार। तो जो सौर मंडल में हमारा जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है जुपिटर। आप देख रहे हैं यहाँ पिक्चर भी है, मैंने आप पिक्टोरियल फॉर्म भी दिया है, सो दैट आपको इजीली याद हो सके। तो यहाँ जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर है। उसके बाद बड़ा ग्रह कौन दिख रहा है आपको इस पिक्चर में? वो है शनि। आप हमारे पीछे रिपीट कीजिए से, सबसे बड़ा जुपिटर, दूसरा शनि, तीसरा कौन है? नेपच्यून, और उसके बाद कौन है? यूरेनस। तीसरा नेपच्यून, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद कौन सा है? अर्थ, उसके बाद वेनस अर्थात और उसके बाद मंगल, उसके बाद मरकरी। तो सबसे छोटा जो है वो कौन है? मरकरी अर्थात बुध। सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर अर्थात बृहस्पति। सो सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद नेपच्यून, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद वेनस, उसके बाद मार्स, उसके बाद मरकरी। आपको याद है? अगर ये इंग्लिश में आपको नहीं पता चल रहा है तो आप उसी के पीछे जाकर देख लीजिए। जुपिटर को हमने पहले ही बता चुका है। जुपिटर अर्थात बृहस्पति, सैटर्न अर्थात शनि, नेपच्यून अर्थात नेपच्यून, यूरेनस को यूरेनस, अर्थ पृथ्वी, वेनस अर्थात शुक्र,
मार्स अर्थात मंगल और मरकरी अर्थात बुध। सो ये तो था हमारा साइज के हिसाब से। अब हम आते हैं सौर मंडल के। तो सौर मंडल हम कहेंगे किसको, राइट? तो सौर मंडल क्या है? सूरज, आठों ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। और ये सभी का मुखिया कौन होता है? ये सभी का मुखिया सूरज होता है। सो सौर मंडल में कौन कौन आते हैं? सूरज, आठों ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड। अन्य खगोलीय पिंड में कौन कौन हो जाएंगे? क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। ये सभी मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं और इसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है? सूरज होता है। अब हम बात करेंगे एस्टेरॉइड्स का। क्षुद्र ग्रह किसको कहेंगे? तो क्षुद्र ग्रह जो है, बेसिकली क्षुद्र ग्रह अर्थात एस्टेरॉइड जो होता है वो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को ही हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी तारा, ग्रह और उपग्रह ही एक मात्र नहीं है जो कि आपको सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, बल्कि इनके अलावे बहुत सारे ऐसे पिंड हैं जो सूर्य को चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उन्हीं को हम एस्टेरॉइड बोलते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले वैसे जो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त है उनको हम एस्टेरॉइड बोलते हैं। ये मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये कहाँ एस्टेरॉइड जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। इसे देखिए, पिक्चर में देखते हैं इसको। ये देखिए, ये जो पिक्चर है आप देखिए, इसमें ये बृहस्पति है और ये मंगल है। ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं ना, इसको हम क्षुद्र ग्रह पट्टी अर्थात एस्टेरॉइड बेल्ट भी बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है कि एस्टेरॉइड बेल्ट किसके किसके बीच में होता है। तो आपको याद रखना है, एस्टेरॉइड बेल्ट जो होता है वो मंगल और जुपिटर के बीच में होता है। किसके बीच में होता है एस्टेरॉइड बेल्ट? अर्थात क्षुद्र ग्रह पट्टी जो होता है वो बृहस्पति और मंगल के बीच में होता है। और क्षुद्र ग्रह कहेंगे किसको? तो तारा, ग्रह और वैसे खगोलीय पिंड के अलावा अन्य खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। अब एक आप नाम सुने होंगे मेटेरॉइड्स का, राइट? अब देखिए, मेटेरॉइड्स किसको बोलते हैं? आप डेली देखते होंगे मेटेरॉइड्स को, उल्का पिंड। इसको हम हिंदी में उल्का पिंड बोलते हैं। सो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? उल्का पिंड बोलते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। और यही उल्का पिंड अर्थात मेटेरॉइड्स कभी कभी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलकर ये हमारे धरती की ओर आकर्षित होता है, जिसे आप देखते होंगे एक टेल की तरह। सो देखिए, आप इसमें पिक्चर में देखिए तब आपको याद आ जाएगा। ये देखिए, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉमेट। अब ये देखिए, अब ये इसे हम कॉमेट बोलते हैं, जिसे आप टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं। और जनरली ऐसा माइथोलॉजिकल है कि जब टूटा हुआ तारा आता है तो लोग अपना विश उसी समय मांग लेते हैं कि हमें ये जो जिनका विश होता है वो फुलफिल हो जाता है। दिस इज अ माइथोलॉजिकल जस्ट, राइट? तो चलिए, अब हम देखते हैं आकाशगंगा किसको कहते हैं, मिल्की वे किसको कहते हैं। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार जो रास्ते को देखे होंगे आप लोग, यह लाखों तारों का समूह होता है और इसी पट्टी को हम क्या बोलते हैं? आकाशगंगा बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आकाश में ना, मान लेते हैं कि अगर एक जस्ट एक एग्जांपल के रूप में आकाश है, सो कभी कभी ना एक बेल्ट के रूप में, आप चमकदार बेल्ट के रूप में आप देखते होंगे, सफ़ेद पट्टी के रूप में आप देखते होंगे। और इसी पट्टी को हम क्या बोलते हैं? ये जो पट्टी है, इसी पट्टी को हम बोलते हैं आकाशगंगा अर्थात मिल्की वे अर्थात गैलेक्सी, राइट? सो ये गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी लाखों ये तारों का एक समूह होता है। गैलेक्सी क्या होता है? दिस इज द ग्रुप ऑफ लैक्स ऑफ स्टार्स। सो लाखों तारों को जो समूह को हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। और लाखों गैलेक्सी मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करता है। सो लाखों आकाश गंगाएं अर्थात गैलेक्सी अर्थात मिल्की वे, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या निर्माण करता है? ब्रह्मांड का निर्माण करता है। सो इसको हम इस पिक्चर के रूप में देखिए। देखिए, मान लेते हैं एक इंडिविजुअल है, ठीक है? यहाँ से आप देख रहे हैं ये क्या है? अर्थ है। अर्थ से बड़ा क्या हो जाएगा फिर? अर्थ किसके अंडर में है? सॉरी, एक वेन डायग्राम के रूप में आप देखिए यहाँ पर। सो सबसे इनर कोर में कौन है? पृथ्वी आ जाएगा। फिर उससे पृथ्वी किसके अंदर में समाहित है? सौरमंडल। अब ये सौरमंडल से बड़ा कौन है? आकाशगंगा। और सबसे बड़ा क्या है? ब्रह्मांड। सो सबसे बड़ा क्या है? ब्रह्मांड। उससे छोटा आकाशगंगा, उससे छोटा सौरमंडल, और एक तो अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थ इज जस्ट अ प्लेनेट, है ना?
आउट ऑफ 8 प्लेनेट अर्थ क्या है, एक प्लेनेट है। अब देखिए सम अदर फैक्ट्स अबाउट आवर सोलर सिस्टम, कुछ वैसे तथ्य इंपॉर्टेंट तथ्य जो हमारे सोलर सिस्टम के बारे में हम कुछ डिफरेंट तथ्य भी जान लेते हैं। पता है आउट ऑफ 8 प्लेनेट मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स को हम इनर प्लेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो आउट ऑफ 8 जो इनिशियल का डिस्टेंस के हिसाब से जो हम पढ़ते हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, इसको हम इनर प्लेट बोलते हैं। अब ये देखिए यहाँ जो है आपको ये जो चारों प्लेनेट है, राइट, एस्टेरॉइड बेल्ट से इधर वाले मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स को हम क्या बोलते हैं? इनर प्लेनेट बोलते हैं। और वहीं ये जो चारों है आपको जुपिटर, सैटर्न, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून, इसे काट दीजिए। ये प्लूटो अब ड्वार्फ प्लेनेट के रूप में आता है, जिसको हम बोना प्लेनेट बोलते हैं। 2006 से पहले ये भी प्लेनेट पे काउंट होता था, 9 प्लेनेट होते थे, लेकिन 2006 के बाद एक मीटिंग हुई थी 2006 में, उसके बाद इसको ड्वार्फ प्लेनेट में घोषित कर दिया। तो इनर प्लेनेट किसको बोलते हैं? इनर प्लेनेट मरकरी, वेनस अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को हम इनर प्लेनेट बोलते हैं। वहीं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस और नेपच्यून को हम क्या बोलते हैं? आउटर प्लेनेट बोलते हैं। सो द इनर प्लेनेट एज दे लाई बिटवीन द सन एंड बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स। सो इनर प्लेनेट किसके बीच में होता है? सन और एस्टेरॉइड बेल्ट के बीच में होता है। एंड द अदर 4 प्लेनेट आर कॉल्ड आउटर प्लेनेट बिकॉज दे लाई बियॉन्ड द एस्टेरॉइड बेल्ट। अल्टरनेटिवली द फर्स्ट 4 आर ऑल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। हम इसको जो इनर प्लेनेट होता है, जो फर्स्ट 4, और फर्स्ट 4 में कौन कौन आता है? मरकरी अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को इनर प्लेनेट बोलते हैं, और इसको हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि अर्थ लाइक स्ट्रक्चर, राइट, और ये किस चीज़ का बना होता है? रॉक और मेटल का बना होता है, इसीलिए हम इसको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, अर्थात इसकी जो डेंसिटी है वो हाइयर है, अर्थात इनर प्लेनेट की जो डेंसिटी है वो क्या है? हाइयर है। द रेस्ट 4 आर कॉल्ड जोवियन और गैस जाइंट प्लेनेट। जोवियन मीन्स क्या होता है? जुपिटर लाइक। टेरेस्ट्रियल मीन्स हमने आपको बताया, टेरेस्ट्रियल का मीन्स अर्थ के समान अर्थात पृथ्वी के समान। वहीं जोवियन का मीन्स होता है जुपिटर अर्थात बृहस्पति के समान। सो आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन से प्लेनेट जो है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है, इनमें से कौन सा प्लेनेट जो है वो जोवियन प्लेनेट है। सो आपको याद रखना है, फर्स्ट 4 आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लेनेट एंड अनदर रेस्ट ऑफ द 4 आर कॉल्ड जोवियन प्लेनेट। अब आपको यहाँ डिफरेंस बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लेनेट दिया गया है, उसे देख लीजिए। टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लेनेट में अंतर क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लेनेट वेयर फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द पेरेंट स्टार वेयर इट वाज टू वार्म फॉर द गैसेस टू कंडेंस टू सॉलिड पार्टिकल्स। अर्थात ये अपने तारे के जो जो जन्मा था वहाँ पाए जाते हैं, और ये इसलिए मतलब गैसेस फॉर्म में मतलब था क्योंकि ये उसकी जो गर्मी है ना उससे ये कंडेंस नहीं हो पाया सॉलिड पार्टिकल्स में। इट वाज टू वार्म फॉर द गैसेस टू कंडेंस टू सॉलिड पार्टिकल्स। जोवियन प्लेनेट वेयर फॉर्म्ड एट द क्वाइट एट डिस्टेंस लोकेशन। जैसा कि आपको पता ही है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट सूरज के नज़दीक में है, और जोवियन प्लेनेट कहाँ है? जोवियन प्लेनेट जो है दूर दूर में है, अर्थात जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सब जो क्या है? जोवियन प्लेनेट है। द सोलर विंड्स वाज मोस्ट इंटेंस नियर द सन, है ना। ऑब्वियस बात है, सोलर विंड जो होगा वो सन के पास क्या होगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा। सो इट ब्लू ऑफ लॉट्स ऑफ गैस एंड डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स। सो लॉट्स ऑफ गैस एंड डस्ट जो होता है फ्रॉम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट से उड़ता है। द सोलर विंड्स वेयर नॉट ऑल द दैट इंटेंस टू कॉज सिमिलर रिमूवल ऑफ द गैसेस फ्रॉम द जोवियन प्लेनेट्स। और ये सेम घटना जो है जोवियन प्लेनेट में नहीं घटती है, ये एक डिफरेंस है। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स आर स्मॉलर। जो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट होता है वो साइज में क्या होता है? स्मॉलर होता है और लोअर ग्रेविटी वाला होता है। दूसरा अंतर क्या है यहाँ पर देखिए, साइज में जो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट होता है वो स्मॉलर होता है और उसकी जो ग्रेविटी होती है वो भी कम होती है। लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस, राइट। अब हम देखेंगे अर्थ के बारे में। अर्थ के बारे में देखिए, द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। आपको याद ही है, अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट अर्थात डिस्टेंस का हिसाब से पूछ रहा है। सो द रेस्ट ऑफ द टू कौन कौन बच गया? रेस्ट ऑफ द टू कौन है? सूर्य के सबसे नजदीक बुध, उसके बाद शुक्र। सो थर्ड पृथ्वी का कितना नंबर का आता है? तीसरे नंबर का पृथ्वी है। सो द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट। वहीं अगर हम साइज के हिसाब से देखेंगे तो साइज के हिसाब से पृथ्वी कितना का नंबर क्या है? सो साइज के हिसाब से जो है पृथ्वी पांचवा बड़ा
प्लेनेट है। वहीं डिस्टेंस के हिसाब से तीसरा है, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा नंबर पर है। वहीं साइज के हिसाब से, अगर प्लेनेट की साइज के हिसाब से हम देखें तो ये पांचवा है। इट इज द स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल। जो अर्थ है वो स्लाइटली क्या है, पोल पर फ्लैटेंड है ना, ये पोल है और यहाँ पर क्या है, स्लाइटली फ्लैटेंड है, यानी चपटा है। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। इसीलिए इसके शेप को हम क्या बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप, अर्थात अगर किसी शेप को जियोइड बोला जाए तो इसका मतलब होगा पृथ्वी के समान का शेप। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ, ये जो सपोर्ट, लाइफ को सपोर्ट करने का जो कंडीशन है वो मात्र और मात्र अर्थ पर पाया गया है। और द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। सो दो तीन चीजें यहाँ ध्यान रखिए कि जो कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ है वो अभी तक अर्थ पर ही पाया गया है। अभी हम रेस्ट अदर प्लेनेट पर इसकी सर्च आउट में है कि कहाँ लाइफ को सपोर्ट किया जा सकता है। सो द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, राइट। सो पृथ्वी पर पाए जाने वाले वायु में क्या है, लाइफ सपोर्टिंग गैसेज है जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज कॉल्ड यूनिक प्लेनेट। और यही सब कारण है जिसकी वजह से अर्थ को हम क्या बोलते हैं, यूनिक प्लेनेट बोलते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट है। सो आपको दे देगा प्लेनेट का नाम और उसमें पूछेगा विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज यूनिक प्लेनेट। सो आपका आंसर होगा अर्थ है। आगे देखते हैं, फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। अगर हम स्पेस, आउटर स्पेस से देखेंगे तो अर्थ का जो कलर होगा वो कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। वाई ब्लू, बिकॉज अर्थ का जो 2/3 एरिया है वो वाटर से कवर है। सो अगर 2/3 एरिया, 2/3 अगर एरिया अगर वाटर से कवर है, इसीलिए ये आउटर स्पेस से कैसा दिखेगा, नीला दिखता है। सो ये भी प्रश्न आपको कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर अर्थ को हम आउटर स्पेस से दिखे तो इसका कलर कैसा दिखेगा, काला, नीला, पीला, हरा। सो आंसर विल बी ब्लू बिकॉज अर्थ इज कवर्ड 2/3 बाई फ्रॉम द वाटर। इट इज देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। यही कारण है कि इसको हम ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। सो अर्थ को एक तो सबसे पहले क्या है, लाइफ, ओनली लाइफ सपोर्टिंग प्लेनेट। दूसरी चीज इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिक प्लेनेट। तीसरी चीज इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। और आउटर स्पेस से दिखने पर इसका कलर कैसा दिखता है, हमको ब्लू दिखता है। ओके, अगर हम डिस्टेंस की बात से, के इस प्लेनेट के अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो तीसरा, साइज के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या है, पांचवा। अब हम मून के बारे में देखते हैं। अब मून क्या है, अवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। आपको पता है कि अर्थ का एकमात्र जो सैटेलाइट है वो कौन है, वो मून है। दैट इज द मून। अगर इसकी डायमीटर की हम बात करें तो इट इज 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ के डायमीटर का मात्र 1/4 जो है इसका डायमीटर है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लेनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, राइट। जो अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में इसकी जो दूरी है वो नज़दीक है, इसीलिए ये हमें क्या दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। जो सूर्य और पृथ्वी के बीच के जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस को भी याद रखिए। सूर्य और पृथ्वी, माफ कीजिएगा, मून और अर्थ की जो डिस्टेंस है वो 3,84,400 किलोमीटर है। अब देखिए, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो मून है वो अर्थ के अराउंड कितने दिनों में घूम जाता है, 27 डेज। और अर्थ का जो रोटेशन पीरियड है वो भी आपको मालूम है, अराउंड 24 डेज, राइट। सो इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल। ठीक है, तो लगभग ये जो बराबर है इसी की वजह से हम मात्र एक ही साइड मून का देख पाते हैं। तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है कि वाई वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून नॉट अनदर साइड ऑफ द मून, राइट। सो बिकॉज ऑफ द इसका जो पीरियड है, राइट। अब देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को, देख लीजिए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। जुपिटर अर्थात बृहस्पति, सैटर्न अर्थात शनि, यूरेनस अर्थात यूरेनस, हैव रिंग्स अराउंड देम। सो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर रिंग्स हैं, अर्थात बलय, हिंदी में इसको बोलते हैं बलय। सो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के चारों ओर क्या हैं, बलय हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर क्या हैं, रिंग्स हैं, बलय हैं। दीज आर बेल्ट्स ऑफ अ स्मॉल डेब्रिज। बलय क्या होता है, ये स्मॉल डेब्रिज का एक बेल्ट होता है। ये स्मॉल डेब्रिज का एक बेल्ट होता है। सो दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। एक अगर आपके पास पावरफुल टेलीस्कोप है तो आप इस रिंग को अर्थ से भी देख सकते हैं। अब देखिए, कहता है कि क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य जो है हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को हम क्या बोलते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं, राइट। सो
खगोल शास्त्री किसको कहते हैं? खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति से संबंध में अध्ययन करने वालों को हम खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। सो आपको इस पॉइंट से क्या याद रखना? पहली चीज, खगोल शास्त्री किसको कहते हैं? खगोल शास्त्री खगोलीय पिंडों एवं उनके गति के संबंधों में अध्ययन करने वालों को हम खगोल शास्त्री बोलते हैं। वहीं आर्यभट्ट का जो संबंध है, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने ही कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा जो है परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। ठीक है। सो आपका क्वेश्चन ये रहेगा, ये स्टेटमेंट देगा कि यह किसने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं? तो आपका आंसर होगा आर्यभट्ट। यहाँ से क्वेश्चन पिकअप किया जा सकता है। अब देखिए, अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब देखिए, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, तब भी सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य की प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। कहीं कहीं यह 8 मिनट 16 सेकंड दिया हुआ है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि सूर्य से पृथ्वी तक जो लाइट है, सूर्य की लाइट है, रोशनी है, उसको पहुंचने में कितना मिनट लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। अगला इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो पहला व्यक्ति जिसने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, उन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा, ये याद रखना है आपको। तो देखिए, आपने पीछे पहले पढ़ा उपग्रह अर्थात सैटेलाइट। सैटेलाइट कहते किसको हैं? सैटेलाइट इज बेसिकली एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्लेनेट जो होता है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन जो सैटेलाइट होता है वो प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाता है। लाइक अगर हमको अर्थ को मान लेते हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, अगर मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है। अब ये अर्थ को हमको रीड करना है तो हमको एक सैटेलाइट छोड़ेंगे, राइट। तो सैटेलाइट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसा सैटेलाइट छोड़ेंगे जो इस अर्थ के चारों ओर क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। ठीक है, ये गोल 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 चक्कर लगाते रहेगा। और जो प्लेनेट होता है वो क्या होता है? मान लेते हैं ये सन है, ये सन है। सो प्लेनेट क्या करता है? इस सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन ये अगर प्लेनेट है तो इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? उपग्रह। ठीक है, सैटेलाइट। सो एक होता है मानव निर्मित उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह अर्थात जो हम मानव के द्वारा विकसित किया हुआ है, लाइक IRNS, एजुसैट, इस इनसैट, आपका नाम, आपने इसका नाम सुना ही होगा, है ना। अब देखिए, सो ये था आपको हमारे सौर मंडल से वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। अब हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसकी महत्ता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए, आपको 66 बीपीएससी जो अभी हाल ही में हुआ था उसमें क्या क्वेश्चन पूछा था? पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब देखिए, बैक टू बैक क्वेश्चंस। ये 65th बीबीसी में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? द सनलाइट फ्रॉम द सन टू द अर्थ रीचेज इन। अभी आपने पढ़ा होगा कि सूर्य से पृथ्वी तक सन की जो रोशनी है वो कितने मिनट में पहुंचती है? तो वो है 8 मिनट, राइट। अब देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड कमेट्स। एस्टेरॉइड्स और कमेट में डिफरेंट क्या है? यूपीएससी 2011 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो एस्टेरॉइड्स आर अ स्मॉलर रॉकी प्लेनेट व्हाइल कमेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ फ्रोजन गैसेस। दूसरा, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर मार्स व्हाइल कमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वेनस एंड मरकरी। तीसरा, कमेट शोज अ प्रेसिपिटेबल ग्लोइंग टेल व्हाइल एस्टेरॉइड्स डू नॉट। अर्थात कमेट जो होता है एक ग्लोइंग टेल शो करता है जबकि एस्टेरॉइड्स नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 एंड 3। ठीक है, सो 1 एंड 3 में क्या है? एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स while comets are formed of frozen gases held together by rocky and metallic metals। और आपको पता ही है कि कमेट क्या होता है? जो उल्का पिंड होता है, एक ग्लोइंग टेल, आपने देखा ही पिक्चर में, लेकिन एस्टेरॉइड्स का ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू साइज। अब इसमें पूछ रहा है कि साइज के हिसाब से इसमें सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कौन होगा? सो इसका आंसर होगा साइज के हिसाब से बृहस्पति जो है सबसे बड़ा है, अर्थात जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट अकॉर्डिंग टू साइज। नेक्स्ट है, फाइंड द जोवियल प्लेनेट अमंग द फॉलोइंग। सो आपको आपने पढ़ा होगा जोवियल प्लेनेट किसको बोलते हैं? सो आउटर 4 प्लेनेट को अगर आपको याद है, आउटर 4 प्लेनेट में कौन था? जुपिटर था, ठीक है, सैटर्न था, और कौन था? यूरेनस था और नेपच्यून था। अगर ये याद है तो आप इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं।
सो मार्स तो होगा नहीं, अर्थ तो होगा नहीं, वेनस होगा नहीं। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, यूरेनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द प्लेनेट अकॉर्डिंग टू द साइज। साइज के हिसाब से करेक्ट क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, अर्थात अर्थ जो ऑप्शन में दिया हुआ। जरूरी नहीं कि हर बार आपको एकदम क्वेश्चन वहीं से पिकअप करेगा कि बुध फिर शुक्र, तो आपको बीच से भी उठा के इधर उधर से दे सकता है। तो अर्थ, अर्थ के बाद इसमें क्या है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, वेनस। ठीक है, अब वेनस अर्थात शुक्र, अर्थ से छोटा कौन है, शुक्र, और शुक्र से छोटा कौन है, मार्स, और मार्स से छोटा कौन है, मरकरी। ठीक है, तो सबसे छोटा मरकरी, उससे बड़ा मार्स, उससे बड़ा वेनस, उससे बड़ा अर्थ। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।